आज की हमारी कहानी है देवरानी बनी सौतन औरत। सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। रूपम: हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। औरत: अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना। रूपम: जरा बचकर रहना मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। औरत: मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती है ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी, पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत रूपम के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल रूपम की शादी 2 साल पहले ही धीरेन्द्र से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। धीरेन्द्र का छोटा भाई था मुकेश, जिसकी शादी अब पंखुड़ी से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने मुकेश को देखकर रूपम ने कहा, रूपम क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। पंखुड़ी आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। मुकेश: आप भी ना भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से मुकेश और पंखुड़ी की शादी हुई और पंखुड़ी अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर रूपम के दरवाजे पर आने वाली थी, तब भी एक बार फिर वही औरत रूपम के पास आई और बोली, औरत मेरी बात सुन रूपम, मेरी बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी। रूपम: हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें रूपम के दिमाग में बस गई थी। रूपम ने भी ठान लिया था कि वो पंखुड़ी से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया। अब सब ठीक चल रहा था। पंखुड़ी बिना किसी के कहे रूपम का घर के कामों में हाथ बटाती। इसी तरह रूपम और पंखुड़ी की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते, लेकिन बीच बीच में रूपम को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन धीरेन्द्र: अरे रूपम जरा सुनो तो। रूपम: हाँ जी कहिए। धीरेन्द्र: वो पंखुड़ी और मुकेश को हमारी कुल देवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। रूपम: शहर से क्यों, हमारे यहाँ दुकानें कम है क्या। धीरेन्द्र: अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। रूपम: अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। धीरेन्द्र: अच्छा, तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो। और सुनो, मुकेश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। रूपम: ठीक है। धीरेन्द्र की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन रूपम अपने देवर मुकेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुकेश ने रूपम से पूछा, मुकेश क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं। रूपम: तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। मुकेश: रिश्तों का इंस्पेक्टर पर देखना भाभी, एक दिन आपको पंखुड़ी पर नाज होगा। रूपम मुकेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां एक बेकाबू ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रूपम भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। धीरेन्द्र, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर: आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से यह उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।
अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक है, वरना आगे भी कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में धीरेन्द्र और दूसरे कोने में पंखुड़ी दहाड़े मारकर रोने लगे। धीरेन्द्र ने अपने भाई को गवा दिया था और रूपम जिंदा लाश बन चुकी थी। तो वहीं पंखुड़ी शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी रूपम के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन डॉक्टर, देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी रूपम की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रख कर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। धीरेन्द्र, कितना वक्त है मेरी रूपम के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है, ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर धीरेन्द्र रूपम को घर ले आया। अब रूपम सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती पर वो किसी से कुछ न बोल पाती। धीरेन्द्र, चिंता मत करो रूपम, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। पंखुड़ी, यह जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है ही क्या। अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। पंखुड़ी की बात मानकर धीरेन्द्र ऑफिस चला गया। इधर पंखुड़ी ने रूपम की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। धीरेन्द्र ऑफिस जाता और पंखुड़ी सारा दिन रूपम की सेवा में लगी रहती। शाम को धीरेन्द्र आकर रूपम से खूब सारी बातें करता। रूपम बातें सुनती तो थी मगर उनका जवाब नहीं दे पाती थी। उधर दिन भर पंखुड़ी रूपम की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। पंखुड़ी की सेवा और उसका प्यार देखकर रूपम की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी, कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भूलकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। पंखुड़ी के जी जान लगाने के बाद भी रूपम की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन धीरेन्द्र ने पंखुड़ी से कहा, धीरेन्द्र, पंखुड़ी, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पंखुड़ी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। धीरेन्द्र के जाने के बाद तो पंखुड़ी हर वक्त रूपम के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। रूपम अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि पंखुड़ी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब पंखुड़ी सो गई तो रूपम ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक धीरेन्द्र अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते रूपम की भी आंख लग गई। 1 हफ्ता बीत गया। धीरेन्द्र वापस आया तो आते ही वो रूपम के पास बैठ गया। पंखुड़ी भी धीरेन्द्र के लिए पानी लेकर वहां आई। तभी अचानक रूपम के हाथ में हलचल हुई। यह देखकर धीरेन्द्र और पंखुड़ी बहुत खुश हुए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले रूपम का कांपता हुआ हाथ धीरेन्द्र की तरफ बढ़ा। धीरेन्द्र ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर रूपम ने पंखुड़ी को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। पंखुड़ी भी फौरन जाकर रूपम के पास बैठ गई। पंखुड़ी, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन पंखुड़ी वहां से नहीं जा सकी क्योंकि रूपम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर रूपम ने एक गहरी सांस ली और धीरेन्द्र और पंखुड़ी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये धीरेन्द्र और पंखुड़ी अच्छे से समझ चुके थे। अब पंखुड़ी ने उससे कहा, पंखुड़ी, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी। कहते हुए पंखुड़ी रूपम के काफी नजदीक आ गई थी।
तो रूपम ने पंखुड़ी के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद। धीरेन्द्र, पंखुड़ी कहाँ हो? पंखुड़ी आई जी, लीजिए ये रहा आपका नाश्ता। धीरेन्द्र, बढ़िया। और मेरी गुड़िया कहाँ है? पंखुड़ी, अभी अभी भी सो रही है। रात भर बस यही रट लगाती रही कि मम्मी प्लीज एक कहानी और। पंखुड़ी की बात सुनकर धीरेन्द्र मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। धीरेन्द्र, अरे देखो तो जरा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी, लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी रूपम को तो उठना होगा ना। रूपम, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।